भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हमारा अगला जो टॉपिक है वह है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का भारत का संवैधानिक इतिहास। इतिहास का मतलब कि जो बीत चुका है, जो घटना घट चुकी हो। तो संवैधानिक इतिहास के विकास के कालक्रम में जो घटनाएं इसके संवैधानिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं को जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसकी भूमिका बनती कहाँ से है। उसके बाद हम संवैधानिक इतिहास के विकास का कालक्रम देखेंगे। इसकी भूमिका में हम देखेंगे सबसे पहले यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और यह है आपका दक्षिणी अमेरिका और यह है उत्तरी अमेरिका और ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप और ये है भारत और ये एरिया है आपका यूरोप और ये एशिया और यह है आपका ऑस्ट्रेलिया और यह है एंटार्कटिका। इतना समझ में आया। शुरुआती दौर में देखा जाता है, जब विकास कालक्रम में हम इसकी भूमिका को देखते हैं, यहाँ के एक राजा थे हेनरी, यूरोपीय देश के हेनरी। ये क्या कहते हैं, और यहाँ के लोगों की ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों की भी मान्यता थी कि यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका कभी अंत नहीं होता है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब पीछे से गोल होने के कारण वह ऊपर आके मिली हुई है। हेनरी महोदय ने बताया कि हम खोज करेंगे विश्व की, देखेंगे कि यह अटलांटिक महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर, इसके पार क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के पार क्या है, आखिर है क्या। तो उन्होंने विश्व के समस्त नाविकों को बुलवाया, जिसमें 2 महान नाविक शामिल थे, वास्को डी गामा और कोलंबस। कोलंबस तो अमेरिका की तरफ अग्रसरित हो जाता है और वास्को डी गामा का मार्ग यह बनता है। जब वह अफ्रीका महाद्वीप के किनारे वाले तट पे पहुंचता है, वह देखता है कि समुद्र की लहरें तो टूट रही हैं, मतलब अफ्रीका महाद्वीप कहीं पर खत्म होता है। उसने देखा यहाँ पर उत्तमासा अंतर्यूप, उत्तमासा अंतर्यूप, उसने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप तो खत्म हो रहा है। और यहाँ पे जब आगे बढ़ता है तो उसे एक व्यापारी मिलता है, आया हुआ यह प्रश्न है। उसका नाम था अब्दुल मनीद और वह गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद। यह इसके साथ मिलता है और अब्दुल मनीद उसको लेकर के आगे बढ़ता है और भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम जब वो यहाँ पहुंचता है तो वह जिस स्थान पर पहुंचता है उसका नाम है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और यह जो कालीकट बंदरगाह है यह कोझीकोड जिले के अंदर आता है, कोझीकोड जिले में पड़ता है। यह कोझीकोड जिला यह केरल में है, केरल राज्य का। ये यहाँ पहुंचता है तो यह तारीख थी, पूछा गया प्रश्न है 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर अपना कदम रखता है। यहाँ पर इसका स्वागत जमोरिन नाम का एक क्षेत्रीय राजा था, जमोरिन नाम का एक क्षेत्रीय राजा इसका स्वागत करता है। यह व्यापार करता है गरम मसालों का और इसको ले जाकर के यूरोप में 80 गुना ज्यादा दाम में बेचता है। और वहां के व्यापारी गण यह देखते हैं और उत्सुक होते हैं भारत से व्यापार करने का कि चलो वहां से व्यापार करें। वास्को डी गामा फिर अपनी टीम लेकर के वापस आता है और फिर इसी क्रम में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आईं, जैसे
आया हुआ प्रश्न है। जैसे सबसे पहले जो आई थी कंपनी वह थी पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फिर आए फ्रांसीसी और फिर आए स्वीडिश। यह जो है वह कंपनी का आगमन है। क्या है? आगमन है। यह क्रम एग्जाम में पूछा गया है। और कंपनी स्थापना की दृष्टि से देखेंगे, स्थापना की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापना की और फिर अंग्रेजों ने की, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीस और अंततः स्वीडिशों ने अपनी स्थापना की कंपनी की। फिर इन लोगों में आपसी युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए। भारत के छोटे छोटे प्रांतों में रह रहे राजाओं से भी युद्ध हुए, इनसे भी युद्ध हुए। अंततः यह ब्रिटिश अंग्रेजी कंपनी ने सभी शक्तियों को परास्त करके अपना एकीकरण और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह जब कंपनी ने अपना एकीकरण और प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो इसी कंपनी के व्यापार के लिए समय समय पर इंग्लैंड से इस यूरोपीय कंपनी की सरकार के द्वारा बहुत सारे एक्ट आते थे जो कंपनी को व्यापार करने के तरीके को बतलाते थे और कितने आपकी कितनी सीमा है और कितने हद तक व्यापार करना है, कितने वर्षों तक व्यापार करना है, इन कार्य क्षेत्रों का एक ब्यौरा, एक खाका हुआ आता था। वही जो एक्ट आते गए समय समय पर, वही भारत के संवैधानिक इतिहास की भूमिका के रूप में देखे जाते हैं और वही कालक्रम है जो हम भारत के संवैधानिक इतिहास के उन्हीं एक्टों को पढ़ के जानेंगे कि ऐतिहासिक विकास कालक्रम में इन एक्टों का क्या उद्देश्य रहा, उसमें वर्णित बातों को भी हम जानेंगे और पढ़ेंगे। जब एक कंपनी स्थापित हो गई यूरोपीय कंपनी में, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत, तब उसमें 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया, 1773 में चार्टर एक्ट आया। आप देख ले एक बार पूरा एक्ट जो आया वह क्रम से आप देख लें क्या कंपनी के लिए था और कब से भारत पर शासन करने की उनके अंदर उत्सुकता जगी, वह भी एक्ट आप देखें। जैसे पहला एक्ट जो आता है वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके नाम पे भी प्रश्न आया है। इसमें वर्णित जो बातें थी उसको भी जान लेते हैं। इसमें जो प्रमुखता वर्णित बातें थी उसमें सर्वप्रथम था इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो कंपनी की शासन सत्ता को संचालित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने वहां से एक एक्ट भेजती थी कि आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी शासन सत्ता को संचालित करेंगे, अपने व्यापार को संचालित करेंगे और अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करेंगे। इसमें प्रथम यह था कि पहले क्या होता था कि जब बहुत सारी अभी कंपनियां आई थी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीस, स्वीडिश, ये लूट मचा के रखे थे यहाँ पे। लेकिन जब ये लोग यहाँ से यूरोप में जाते थे तो वहां के जो पढ़ा लिखा वर्ग था वह इनको हे दृष्टि से देखता था। ये लोग एक तरीके के लुटेरे हैं, लूट के ला रहे हैं, जो भी धन ला रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय सरकार ने इन कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। दूसरी बात इसमें जो थी वह थी कि इसमें जो गवर्नर जनरल हैं, इसके गवर्नर जनरल जिनका नाम वारेन हेस्टिंग था, इनको बंगाल, मद्रास, उस समय का नाम बंबई
तीनों प्रेसिडेंटियों को आपस में शामिल करके संयुक्त रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वह है कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। आया हुआ प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी, किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजाह एम्पे। अन्य न्यायाधीश जो थे वह थे चैम्बर्स, दूसरे थे लेमिस्टर और तीसरे थे हाइड। इतने लोग इसमें थे। तो आप देखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। इस रूप में वारेन हेस्टिंग का नाम आया। बंगाल, मद्रास एवं मुंबई तीनों प्रेसिडेंटियों को संयुक्त रूप से समाहित कर दिया गया और बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एलिजाह एम्पे, अन्य न्यायाधीश चैम्बर, लेमिस्टर एवं हाइड बने। यह क्लियर हुआ इतना? आगे देखिए 1773 के बाद जो आता है वह आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की दो प्रमुख बातें थी। इसमें प्रथम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हुई और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति हुई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यह जो था वह व्यापारिक मामलों के लिए था। आया हुआ प्रश्न है, व्यापारिक मामलों को देखता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोलर जो था वह राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। यह ब्रिटेन में होती थी और यह फ्रेंचाइजी के रूप में भारत में विभिन्न स्थानों पर थी। कंट्रोल ये करता था, डायरेक्ट यह होती थी। सारी कंट्रोलिंग इसके हाथ में थी। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जो आता है वह आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, इनका वेतन आदि कंपनी के कर्मचारी प्लस अधिकारी, इनका वेतन जो दिया जाएगा वह भारतीय भू राजस्व से प्राप्त आय के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा। क्लियर हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तीन बातें थी। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, गवर्नर जनरल बनाए गए, वारेन हेस्टिंग को बंगाल, मद्रास, बंबई को शामिल कर लिया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, एलिजाह एम्पे प्रमुख थे, चैम्बर, लेमिस्टर एवं हाइट। ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। यह व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था और यह राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। 1793 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन आदि देने की व्यवस्था जो की गई वह भारतीय भू राजस्व से की गई। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे देखें आप, अगला आता है
फिर जो 1793 था, इस एक्ट को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह 20 वर्षों तक चला। याद करने के तरीके में आप देखेंगे तो 1813 आ जाता है। 20 वर्षों तक 1793 का चार्टर एक्ट काम किया, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है। 1813 चार्टर एक्ट की दो प्रमुख बातें जो हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, वह है कि सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों का, ईसाई मिशनरी का आगमन जो होता है वह 1813 चार्टर एक्ट के तहत होता है। दूसरी बात इसमें है कि शिक्षा पर सर्वप्रथम 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष, ध्यान रहे प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था बनाई गई 1813 चार्टर एक्ट के तहत। दो बातें हैं, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। यह ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार व शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रवेश करती हैं और इसी के तहत 1,00,000 रुपए शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम खर्च करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो आता है, इस अधिकार पत्र को भी कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखें आप, इस अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो अगला आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 की चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता, जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है यहाँ के इस समय 1833 का जब एक्ट आया तो गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम वेंटिंग इस समय गवर्नर जनरल थे और इसी एक्ट के तहत एक बात कही गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो इनके साथ दो फैक्ट आते हैं और यह परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अगर यह इस एक्ट के हिसाब से बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाएगा अंतिम रूप में, और फिर कहा जाएगा कि इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी इस गवर्नर जनरल को हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। सामान्य सा समझें, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, यह 1833 भारत शासन चार्टर एक्ट के तहत हैं। तो इस एक्ट में कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो इस समय कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। तो यह क्या हो जाएंगे, तो बंगाल के अंतिम हो गए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बन गए। और फिर इन्हीं को कि अब इन्हें, इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यह प्रमुख बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है वह आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके साथ मिलके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलके सती प्रथा का उन्मूलन यहीं पर करते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरी एक बात इसमें और कि दास प्रथा का उन्मूलन भी, दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो ने किया इसी एक्ट के तहत। एलन बरो ने किया, आया हुआ प्रश्न है। अगली इसमें जो महत्वपूर्ण बात है 1833 चार्टर अधिनियम में, 1833 चार्टर अधिनियम में 13 तो ऊपर था, 20 हमने जोड़ा था तो 33 आया था। 1833 में इसमें विधि आयोग की स्थापना होती है। 1833 के तहत किस चीज की, विधि आयोग की।
विधि आयोग की स्थापना कौन करता है? लॉर्ड मैकाले 4 सदस्यीय टीम के साथ विधि आयोग की स्थापना। 1833 चार्टर एक्ट में आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया गया था। उस समय वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल बन गए और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाने लगा इनको। राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के उन्मूलन में विशेष भूमिका निभाई और साथ में दास प्रथा का उन्मूलन यहीं पर एलनबरो ने किया और विधि आयोग लॉर्ड मैकाले 4 सदस्यीय टीम को लेकर के उसकी स्थापना किए। इतना क्लियर हुआ। अब इस अधिकार पत्र को भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि 1833 का जो अधिनियम है, चार्टर है, जो कानून है, यह क्या होगा? 20 वर्षों के लिए काम करेगा। अब अगला एक्ट आएगा तो 20 वर्ष बाद आएगा। अब जब 20 वर्ष इसमें कर देंगे तो अगला आ जाएगा 1853। तो अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। समझ में आया? 1853 के चार्टर अधिनियम में एक प्रमुख बातें थी, जो कंपनी के कर्मचारी थे या सरकारी क्षेत्र के जो अधिकारी थे, जो उनकी नियुक्तियां होती थी, वह क्या होती थी? वह नामजदगी होती थी। सोर्स सिफारिश के तौर पे किसी को नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन 1853 का चार्टर अधिनियम यह प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कर दिया। प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1853 चार्टर अधिनियम के तहत की गई। 1853 चार्टर अधिनियम के बाद आप देखेंगे भारत में एक क्रांति होती है। 1857 की महान क्रांति। क्रांति शब्द जो होता है, क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, मतलब एक प्रकार की व्यवस्था का दूसरे प्रकार की व्यवस्था में बदल जाना। 1857 की जब क्रांति हुई, उस समय कंपनी का एक अधिकार था, एक क्षेत्र था, वह शासन सत्ता एक तरीके से व्यापार एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप, सामाजिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप, तमाम क्षेत्रों में वह हस्तक्षेप करती थी। 1857 की क्रांति होने के बाद वहां की महारानी विक्टोरिया ने पूछा कि ऐसा क्या कारण था जिससे भारतीय जनता नाखुश हुई और उसने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया। उन्होंने कारण बताओ पत्र लिखा और पूछा कि मुझे कारण बताओ कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। कारण बताने में ये लोग असफल रहे और अंततः ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया कि अब जो होगा वह ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में लेकर के पूरे भारत की सत्ता को संचालित करेगी। वह व्यापार होगा, राजनीति होगी, आर्थिक होगा, सामाजिक क्रियाकलाप होगा, जो भी मुद्दा होगा, उन सारे मुद्दों पर जो चर्चा विचार विमर्श होगा वह सीधे ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और फिर आता है 1858 की का भारत शासन अधिनियम। समझिए, इसके पहले चार्टर अधिनियम था जो कंपनी के लिए था। अब 1857 की क्रांति हो जाने के बाद, कंपनी के शासन की समाप्ति हो जाने के बाद 1858 में भारत पर शासन करने का उद्देश्य से भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र वहां से भेजा। उसमें कहा कि जो 1857 की क्रांति हुई है, अब हम जो देसी राजा हैं वहां के, देसी रियासतें हैं जो वहां की, हम उनके मामले में, धार्मिक मामले में या उनके राज्य क्षेत्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब हम स्थिर बने रहेंगे, लेकिन हम उनके राज्य क्षेत्र में एक प्रेसिडेंस नियुक्त करेंगे, एक तरीके का रेजिडेंट नियुक्त करेंगे और वह उनके क्रियाकलापों पर ध्यान रखेगी, साथ साथ उनके पड़ोसी राजाओं से आक्रमण से उनकी रक्षा करेगी। यह बातें थी। तो 1858 की जब क्रांति होती है 1857 की, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसमें एक मंत्रिपरिषद
सचिव वहां से आए, मंत्री परिषद सचिव वहां से आए। यहीं से सचिव पद का सृजन होता है भारत में। किसका? सचिव पद का सृजन। सचिव पद का सृजन यहीं से माना जाता है। सृजन जो 1857 का घोषणा पत्र था, यहां से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, उसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद या प्रयागराज, यहां पे एक है मिंटो पार्क से भी प्रश्न आया हुआ है। मिंटो पार्क में घोषणा पत्र पढ़ करके सुनाया, जो सचिव साहब लेकर के आए थे। उसमें प्रमुख बातें जो वर्णित थी। तो इस तरह आप देखेंगे कि 1773, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, यह जो एक्ट थे वह कंपनी के शासन के लिए थे। और फिर 1857 की क्रांति के बाद जो यह एक्ट आ रहे हैं 1858 से, यह भारत शासन अधिनियम, यहां पे ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया। सीधा नियंत्रण किसने स्थापित किया? ब्रिटिश क्राउन ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया भारत में। कंपनी का काम खत्म। फिर इसके बाद जो एक्ट आता है 1858 के बाद, वह एक्ट आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत यह कहा गया कि अब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश होता है आधा आदेश। जैसे आज वर्तमान में देखेंगे तो अध्यादेश 2 लोग जारी करते हैं, एक आर्टिकल 123 और दूसरे आर्टिकल 213। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं। जो अध्यादेश होता है आज का, उसकी जो उम्र होती है, उसकी जो सीमा होती है, वह 6 सप्ताह की होती है। और फिर यह अगर संसद में 6 सप्ताह के अंदर नहीं पारित करा लिया गया तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, एक बार नहीं 4-5 बार ये पॉइंट से, जितना मैंने व्हाइट बोर्ड पर पॉइंट लिखा है, हर एक पॉइंट पीसीएस से लेकर के पेट टेट जो भी परीक्षाएं आप देखेंगे जिसमें आपका संविधान है, ये सारे पॉइंट एक बार नहीं कम से कम 4-4, 5-5 बार प्रश्न आए हैं। कुछ पॉइंट हैं जो नहीं आए हैं, आगे पूरी उम्मीद है कि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप हर एक पॉइंट को मेमोराइज करें, याद करें और नोट डाउन करके लिख लें कहीं। ठीक। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861। इसके बाद जो एक्ट आता है 1861 भारत शासन अधिनियम के बाद फिर अगला एक्ट आता है। यह विकास क्रम में हम देख रहे हैं। संवैधानिक इतिहास के कारण यह है कि जैसे किसी देश का संविधान जो होता है वह उसकी परिस्थितियों का परिणाम होता है, ना कि जनता की मांग पर आश्रित होता है, ना कि विशेषज्ञों की अनुदान पर आश्रित होता है। वह उस देश की परिस्थितियों का परिणाम होता है जो संविधान होता है। तो भारत शासन अधिनियम में, ये भारत शासन अधिनियम, चार्टर अधिनियम, इसके तहत सैकड़ों 100 साल तक, मोटा मोटी आप देखेंगे 100 से 150 साल तक पूर्णतः शासित हुए।
तो ये सब चीजें हमारे जीन में अंदर समाहित हो गई हैं जीन के। तो इसी के अकॉर्डिंग ही ऐसी शासन सत्ता को लाया जाए जिसके अनुरूप भारतीय शासन में शासित लोग इतने दिनों से जिस कानून के तहत अध्यारोपित हो रहा है कानून उनके ऊपर, उसी के इर्द गिर्द मिलता जुलता कोई हम संविधान बनाए। तो इस ऐतिहासिक विकास का जो संवैधानिक विकास का कालक्रम है, जो ये एक्ट्स हैं, यह संविधान की रूपरेखा के तौर पे उसमें आप देखेंगे आगे चलकर कि कैसे बहुमत वाला पॉइंट, अध्यादेश वाला जो पॉइंट ये मिला, और भी आगे भी एक्ट आएंगे, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कैसे भारतीय संविधान पर एक इसकी साया, छत्र साया बनी हुई है। अगला हमारा एक्ट था 1858 के बाद 1861 हमने पढ़ा, 1861 के बाद 1892 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। 1892 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बात यह थी कि यहां पर सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। दूसरा इसमें पॉइंट यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होने के बाद इसमें एक बात और कहा गया कि जो बजट आएगा, बजट पर बहस प्लस पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई। किसके तहत? 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत। 1892 भारत शासन अधिनियम के बाद जो एक्ट आता है वह है 1909। इसके नाम पे प्रश्न है। 1909 को भारत शासन अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें इस अधिनियम को क्या कहा जाता है पता है? सांप्रदायिकता का जनक। आया हुआ प्रश्न है। सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है 1909 मार्ले मिंटो सुधार को। इसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमान कैंडिडेट को केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देगा। किसे? मुस्लिम प्रत्याशी को। मुस्लिम प्रत्याशी को केवल मुस्लिम ही वोट करेगा इस एक्ट के तहत। यहां से पड़ती है विभाजन की एक रूपरेखा। किसके विभाजन की? हिंदू मुस्लिम एकता की विभाजन, जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत विभाजन के आधारशिला के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यह एक्ट आ जाने के बाद, ऐसी व्यवस्था कर देने के बाद, दोनों हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है सांप्रदायिकता। यहीं से इसकी आधारशिला मानी जाती है। 1909 मार्ले मिंटो सुधार के बाद जो आता है वह है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। सीधा सा प्रश्न है 1909 के नाम पे ही। उसके बाद आता है 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के चेम्सफोर्ड सुधार में जो था, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम बात जो है वह है कि सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वोट का
अधिकार मिला। दूसरी बात जो है वह है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई गई। 1919 चेम्सफोर्ड सुधार के तहत सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरी बात थी प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक, यह हो गया 1919 का भारत शासन अधिनियम या चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद जो आता है वह आता है, एक चीज और जान लीजिए, आप जानकारी के लिए बता दूं कि जो द्वैध शासन है, यह द्वैध शासन, इसके जनक जो है, आया हुआ प्रश्न है, वह है लियोनिस, नोट कर लें, लियोनिस कार्टिस। ठीक, कौन है? लियोनिस कार्टिस, वह द्वैध शासन के जनक है। अगला जो एक्ट आता है वह है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वप्रथम प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। दूसरा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। दो बातें निकल कर रही 1935। तीसरी बात जो थी वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया। यह एक्ट जो है इसमें 321 अनुच्छेद थे। माना जाता है कि इस एक्ट की व्यवस्था को भारतीय संविधान में लगभग 70% हिस्से को यथावत लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में भारत शासन अधिनियम 1935 का मुख्य रोल है। 70% के आसपास हिस्सा एज रखा गया है। चौथी बात इसमें है कि यहीं पर आरबीआई की स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण होता है जनवरी 1949 में, स्थापना होती है 1935 अप्रैल। बर्मा भारत से अलग यहीं हो जाता है। म्यांमार, यह इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक छोटा सा हम आपको और बता देते हैं, एक चीज जो जानकारी के लिए है, आ गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? एक आम चुनाव हुआ। आम चुनाव हुआ। यह आम चुनाव 1937 में हुआ। 11 सीटों पर, मतलब 11 राज्यों में यह चुनाव हुआ। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में इस पे चुनाव हुआ। 11 राज्य। एक तरफ कांग्रेस, 1885 को स्थापना हो गई थी कांग्रेस की, कांग्रेस था मुख्य रोल में। कांग्रेस ने 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 3 राज्यों में इसने गठबंधन किया और 2 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई। यह 6 राज्य कौन कौन से थे? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मद्रास, बंबई। यह 6 थे
जिसमें 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसमें 3 राज्यों में गठबंधन, यह 3 राज्य जो थे सिंध प्रांत था, असम था, और तीसरा जो था वह था पश्चिमोत्तर प्रांत। ठीक, कांग्रेस ने 6 जगह पर पूर्ण, आया हुआ प्रश्न है कि कितने राज्यों में चुनाव हुआ, तो 11। अब कांग्रेस ने कितनी जगह सरकार बनाई, तो 6, 3, 9, यह प्रश्न आया था कितनी जगह सरकार बनाई, 9 जगह सरकार बनाई है, 6 जगह पूर्ण बहुमत से जीती है, 6, 3, 9। 2 राज्यों में चुनाव हार गई, वह राज्य थे पहला पंजाब और दूसरा बंगाल। कांग्रेस 2 जगह पर चुनाव हार गई, बंगाल में और पंजाब में। बंगाल में जो जीते थे उनका हम दिखा देते हैं आपको। बंगाल में जो पार्टी जीती थी वह कृषक, आया हुआ प्रश्न है, कृषक प्रजा पार्टी यह जीती थी। इसके नेतृत्वकर्ता थे, स्थापनाकर्ता थे फजलुल हक। और पंजाब में भी कांग्रेस हार गई, यहां पर यहां की पार्टी जो थी वह थी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। यह पार्टी जो थी वह किसकी थी, तो वह थी सिकंदर, आया हुआ प्रश्न है, हयात खां। 28, यह 1937 आम चुनाव की सरकार 28 महीने तक, 28 महीने तक थी, आया हुआ प्रश्न है, 28 महीने तक शासन की और अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया, यह सरकार गिर गई। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, जब यह सरकार गिर गई तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। ठीक, वो हिस्ट्री में आगे हम जानेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह आया था 4 जुलाई और पारित हुआ था 18 जुलाई। दोनों को प्रश्न आया हुआ है 1947 को। हमने भारतीय संवैधानिक इतिहास को पढ़ा, उसकी भूमिका को जाना, उसमें वर्णित प्रमुख चीजों को जाना कि इतिहास के क्रम में जो उसके पहले भारत की शासन सत्ता संचालित करने वाली अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने जो एक्ट हमारे ऊपर लागू किया समय समय पर व्यापार की दृष्टि से, शासन सत्ता संचालित करने की दृष्टि से, उसका दृष्टिकोण क्या था, उसमें किन किन बातों का जिक्र था, आज चर्चा हुई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।